आजकल हर बंदा इस कोशिश में है कि मैं ब्रांड कैसे बन सकता हूँ। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं वो तो अल्लाह ने जैसे बना दिया वैसे बन गया। सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान का अब्दुलस्तार ईदी है। ईदी कहीं चौक पे खड़े होके वो अगर दामन फैला देते हैं तो थोड़ी देर में उनका दामन पूरा भर जाता है पैसों का। कोई अच्छे ब्रांड का कपड़ा खरीदने के लिए आपके पास अमाउंट नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस है, तो क्या वो भी काफी है? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो हैंडसम भी हैं और उसके पास पैसा भी है। कभी आपका कॉलर बड़ा होगा, कभी आपके बाजू बड़े होंगे, उसका क्या फायदा कि मैंने एक टॉप ब्रांड तो खरीद लिया। दे डोंट नो हाउ टू कैरी इट। लोगों को लगता ही नहीं है कि इसने इतना महंगा ब्रांड पहना। आप घर पे क्या खा रहे हैं कोई नहीं देख रहा, आप जो पहन रहे हैं ना वो हर कोई देख रहा है। जब विकी कौशल को कटरीना कैफ मिल सकती है तो मुझे तो बहुत अच्छी कोई भी खूबसूरत बीवी मिल जाएगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शाहरुख खान, और वो सारे 50s में आ गए बट स्टिल दे आर फिजिकली वेरी फिट। व्यूअर्स, हम अक्सर ये देखते हैं ना कि कुछ चेहरे बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन खुद को सही से कैरी ही नहीं कर पाते, तो दूसरी तरफ कुछ बहुत आम से चेहरे वाले इंसान भी अपने आप को ऐसे कैरी करते हैं कि हम तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाते। तो आज मिलकर हम ये समझेंगे कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं और सेल्फ ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड को अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं। हम सब इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि हम लोग ब्रांड के पास जाकर महंगा कपड़ा तो खरीद लेते हैं लेकिन अंदर से हम खोखले होते हैं। हम खुद को कैसे ब्रांड बना सकते हैं? मेरा अपना ये ख्याल है कि जो ब्रांड अगर हम देखें तो उसके बारे में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है कि जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। क्या ये है कि 50 लोगों में अगर मैं खड़ा हूँ और लोग जो है मुझे वो देख के डिस्टिंग्विश कर रहे हूँ तो फिर तो मैं ब्रांड हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने खैर पर्सनालिटी की बात की, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी जो पर्सनालिटी या अपीयरेंस है वो बेस करती है आपके करैक्टर के ऊपर। करैक्टर जो है प्राइमरीली आपकी जड़ें हैं, जो जितनी मजबूत, जितनी सेहतमंद जड़ें होंगी उतना ही खूबसूरत जो है वो पौधा होगा, उतने ही फल फूल लगेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ब्रांड बनाना है तो एक तो मेरा करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट, क्योंकि मेरे कोई प्रिंसिपल्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं ज़िंदगी गुजारने के। उसके बाद फिर मेरी जो पर्सनल अपीयरेंस है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो मेरी एक पर्सनालिटी है या पर्सोना है वो तो अल्लाह ने जैसे बना दिया वैसे बन गया। हालांकि ऐसा नहीं है। आप बहुत से लोगों को देखेंगे कि वो अपने आप को बदलते रहते हैं। मसलन मुझे अगर शौक़ है कि मेरी एक दाढ़ी हो तो क्या मुझे कौन सी वाली दाढ़ी अच्छी लगेगी, ट्रिम होगी, मुझे कोई छोटी सी गूटी मैंने बनानी है, मुझे कोई फ्रेंच कट रखना है। अ लॉट ऑफ पीपल मैंने देखा है फीमेल में भी और मेल में जो कि मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि मेकअप आर्टिस्ट से कहीं बेहतर आपको स्टाइलर की ज़रूरत है, जो आपको ये बताए कि आपके बाल जो हैं वो आपको कैसे रखने हैं, उसको पफ़ी करना है, उसको मैंने जो है स्पाइक्स बनाने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कौन सा वाला स्टाइल अच्छा लगेगा, आपको कौन से जो कपड़े हैं वो अच्छे लगेंगे, कौन सा रंग आपको अच्छा लगेगा। देखें, जिस वक्त आप मार्केट में जाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस करता है या आपकी अटेंशन लेता है वो उसकी पैकेजिंग होती है। और अक्सर कंपनीज़ अपने ब्रांड्स की पैकेजिंग पे बहुत काम करती हैं, ठीक है, उसको खूबसूरत बनाती हैं डिफरेंट कलर्स में। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर रेड है, येलो है, तो दे वांट टू हैव द पैकेजिंग ताकि दूर से आपको नज़र आए। तो आपकी जो बात का जवाब मैं ये दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक ब्रांड बने तो ना सिर्फ कि आपको अपनी अपीयरेंस पे काम करना है बल्कि अपने करैक्टर पे भी काम करना है, चूँकि जो अंदरूनी आपकी वो सेहत है ना वो आपके चेहरे पे नज़र आएगी। एंड यू नीड टू हैव ए स्टाइलर जो कि आपको बताए, और फिर ऐसे काम करना जिससे कि आप बाकी लोगों से मुख्तलिफ हों। मुझसे अगर आज पूछें तो सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान का अब्दुलस्तार ईदी हैं, ठीक है। आज भी जब उनकी डेथ होती है तो लोग कैसे दीवाना वार वहाँ पे जाते हैं, क्यों, क्या किया उन्होंने सिर्फ अपने काम से अपने आप को डिस्टिंग्विश किया, अपने काम से अपने आप को ब्रांड बनाया। अगर हम अब्दुलस्तार ईदी को देखें तो ना को पढ़े लिखे हैं, ना बोलना आता है, ना पहनना आता है, लेकिन याद रखिएगा उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी ना वो ट्रस्ट था। ईदी कहीं चौक पे खड़े होके अपनी वो अगर दामन फैला देते हैं तो थोड़ी देर में उनका दामन पूरा भर जाता है पैसों का, क्यों, वो ट्रस्ट है, ठीक है। इस तरह से अनदर एग्जाम्पल जो मैं दे सकता हूँ बगैर किसी कंट्रोवर्सी के वो कायदे आज़म है। आपने कायदे आज़म की ड्रेसिंग को देखा होगा, वो कैसे क्या ग्रेस थी, कैसे कैरी करते थे। 3 पीस सूट पहना हुआ है, ऑक्सफोर्ड पहना हुआ है, पाइप पी रहे हैं, सिगार पी रहे हैं। वाई? बिकॉज उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो अंग्रेज़ थे उनके दरमियान में अपने आप को ब्रांड करना था। तो अगर उनकी ऐसी पर्सनालिटी ना होती तो शायद जो गोरे हैं या अंग्रेज़ हैं वो भी उनसे इम्प्रेस ना हो रहे होते।
सो आपकी बात किसी हद तक है कि उनका जो आपकी अब जो ट्रस्ट है वो आपके करैक्टर का हिस्सा है। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, ठीक है, ये सब के सब आपके करैक्टर का हिस्सा है। तो अब्दुल सत्तार ईदी ने अपने आप को ब्रांड बनाया दो वजह से। एक, उन्होंने अपने काम से लोगों को ट्रस्ट दिया कि जो तुम पैसे मुझे दोगे वो एक बेहतरीन जगह पे खर्च होंगे और मैं आपको दिखाऊंगा टेंजिबली कि ये देखो, ये मेरे यहाँ पे मैंने उनके लिए, औरतों के लिए जगह बनाई हुई है, मैंने उन लोगों के यतीम खाना बनाया हुआ है। और उसके अलावा एम्बुलेंस जो है, आपको पता है कि उनका रिकॉर्ड है दुनिया के अंदर कि प्राइवेट में सबसे ज़्यादा अगर एम्बुलेंसेस थी तो वो ईदी वेलफेयर ट्रस्ट में थी। सर, आपने बात की कि अब्दुल सत्तार ईदी का जो काम था, ट्रस्ट सबसे बड़ा एलिमेंट था उनकी पर्सनालिटी और ब्रांड बनाने में। तो क्या सर पर्सनालिटी सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत होती है या उसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल, देखें, चूँकि मेरा अपना ये ख्याल है कि दोनों इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, एक आपकी पर्सनालिटी है, एक आपका करैक्टर है। याद रखिएगा, करैक्टर लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके बारे में एग्जाम्पल है जो कि स्टीवन कवी ने अपनी बुक में दी है कि अगर आप बहुत बड़ा सा एक ग्लेशियर जो है वो एक जब समंदर में तैर रहा होता है तो आप सिर्फ उसकी एक टिप ऊपर देखते हैं और नीचे बहुत बड़ा एक जो है उसका वो ग्लेशियर होता है। वो जो टिप है ना, वो आपकी पर्सनालिटी है और नीचे इतना बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका करैक्टर है। वाह। सो अगर करैक्टर आपका स्ट्रांग है तो आपकी पर्सनैलिटी भी जो है वो स्ट्रांग होगी। क्या कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई अच्छे ब्रांड का कपड़ा खरीदने के लिए आपके पास अमाउंट नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस है, तो क्या वो भी काफ़ी है? देखें, ये फिर वही बात। अब मैं आपको ये अपना ब्रांडिंग का ना, मैं आपको एक वो देता हूँ, रेसिपी देता हूँ, और वो रेसिपी है 4 P's की। 4 P's जी। 1 P इज़ फॉर persona, ओके। 1 P इज़ योर प्रेजेंटेशन, 1 P इज़ योर पैकेजिंग एंड 1 P इज़ योर पैशन। जब ये 4 P's मिलेंगे ना तो फिर आप ब्रांड बनेंगे। पर्सोना आपकी अपीयरेंस है, फिजिकल। प्रेजेंटेशन मीन्स दैट हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, ठीक है। और तीसरे पे पैकेजिंग है जो आपकी ड्रेसेस हैं, और आखिर में पैशन है जो आपका वो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। एक और है, आप एंटर हो रहे हैं दरवाजे से पहले आपकी एनर्जी अंदर आ रही है। yes. लोग यूं ही आपको देखते हैं तो एक दे गेट वेरी कॉन्शियस अबाउट कि यार समबडी हैज एंटर्ड इन दिस रूम। उसके लिए लोग फील करते हैं, राइट। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि नहीं, आपके तीनों 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि अपने पर्सोना को देखें, उसका एक स्टाइल बनाएं ताकि आप लोगों से डिफ्रेंशिएट करें। प्रेजेंटेशन, अपनी जो आपकी बॉडी का जो गेस्चर है, आप कैसे चल रहे हैं, वो लोग, आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है आप चल कैसे रहे हैं। अगर मेरे शोल्डर नीचे हैं, इट रिफ्लेक्ट्स दैट आई एम नॉट हैविंग ए कॉन्फिडेंस। देखिए, आप ऐसे करके चल रहे हैं, विच मीन दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। थर्ड इज़ दी, और कपड़े हैं, जैसे अपने कायदे आज़म की एग्जाम्पल दी, क्या खूबसूरत कपड़े पहनते थे। और उसके बाद चौथा जो है वो पैशन है, एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ओह अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने बताया। लेकिन सर, हम अक्सर देखते हैं ना कि कुछ चेहरे बहुत खूबसूरत होते हैं, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत इंसान को बनाया होता है, लेकिन वो खुद को सही कैरी नहीं कर पाते। राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब क्या है कि पर्सोना है, पर्सोना आपकी, आप हैंडसम हैं, आप खूबसूरत हैं, आप यू आर ब्यूटीफुल, दैट्स योर पर्सोना। अब उसके ऊपर अगर मैंने कपड़े उस पर्सनालिटी के साथ मैच करके नहीं पहने हुए तो क्या फ़ायदा। मैं अभी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो हैंडसम भी हैं, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, और उसके पास पैसा भी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो बाज़ार जा रहे हैं और रेडीमेड शर्ट खरीद रहे हैं। हाँ, और ये नहीं हो सकता कि आपका जो बॉडी का साइज़ है एग्जैक्टली उस तरह की कस्टमाइज्ड आपको कोई शर्ट मिल जाए। कभी आपका कॉलर बड़ा होगा, कभी आपके बाजू बड़े होंगे। उसका क्या फ़ायदा कि मैंने एक टॉप ब्रांड तो ख़रीद लिया, लेकिन वो जो उसके कप्स हैं वो मैंने जो है वो फोल्ड किए हुए, इसलिए कि वो लंबे हैं। तो बात यह है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कॉन्शियसनेस अबाउट योर सेल्फ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, किस डिज़ाइन का लगता है, किस कलर का लगता है, ठीक है ना। आपका जो साइज़ है वो स्लिम फिट का है और पहन रहे हैं आप स्टैंडर्ड, जो आपका साइज़ है वो पहन रहे हैं जिसको रेगुलर कहते हैं, ठीक है ना। वो आपकी फिटिंग का हिस्सा ही नहीं है। मेरी बॉडी मस्कुलर है, आई शुड मे बी शोइंग सम काइंड ऑफ मसल इस तरह से कि वो बहुत प्रोमिनेंट हो बट अच्छे भी लग रहे हो। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो आप वाली बात है, लोगों को पैसा भी है,
पर्सनालिटी भी है बट पैकेजिंग अच्छी नहीं है उनकी, ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू कैरी इट। पहना भी हुआ है फिर भी उसके बावजूद वो कैरी कर इस तरह से करते हैं कि लोगों को लगता ही नहीं है कि इसने इतना महंगा ब्रांड पहना हुआ है। सो दैट्स समथिंग। अच्छा, कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं ना जो आप कह सकते हैं एवरेज होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा कैरी किया होता है कि दूर से देख के ही आप इम्प्रेस हो जाते हो। ट्रू, वो फिर उसमें प्राइमरली वही बात है कि उन्होंने अपना हेयर स्टाइल कैसा बनाया, ठीक है, और वो कितने डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, जो कपड़े उन्होंने पहने, कलर कौन से पहने हुए। हमारे यहाँ पे चूँकि मैं एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम नॉट, अभी मैं फीमेल की बात नहीं कर रहा, मेल में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी कलर कॉन्शियसनेस बहुत पुअर है, ठीक है। आप क्या कलर पहनते हैं? आप ग्रे पहनते हैं, आप ब्लैक पहनते हैं, आप वाइट पहनते हैं, ऑफ वाइट पहनते हैं। यू आर नॉट वेयरिंग मे बी द पिंकिश कलर, यू आर नॉट वेयरिंग द रॉयल ब्लू कलर। तो अगर 100 लोगों में वो कलर पहना हो ना, वो वैसे भी डिस्टिंग्विश हो रहा होगा। तो आप वाली बात है कि जो लोग अपने आप को बाकी लोगों से प्रोमिनेंट करते हैं, तो दे डेफिनेटली नो हाउ टू कैरी देमसेल्फ। दे नो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, दे नो मुझे किस स्टाइल में बात करनी है। Right. I also don't want to give my example, but I remember आज से 3 साल पहले 4 साल पहले मेरा जो हेयर स्टाइल था वो पफी स्टाइल था, यहाँ माथे पे बाल आते थे। अच्छा। उस वक्त हो सकता है कि मैं शायद 100 लोगों में से एक डिस्टिंग्विश होऊंगा। Then I decided to have my pony. अच्छा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि शायद इस उम्र में वाइट कलर्स के साथ पोनी के साथ तुम 1 लाख लोगों में पहचाने जाते हो। वाई? बिकॉज यू आर डिस्टिंग्विश। और इसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि मुझे जब मैं किसी को मिलता हूँ मुझे भूलता नहीं है, इसलिए कि वो कहता वो जो सफ़ेद बालों वाला आया था जिसकी पोनी है सफ़ेद वाला। ओके, वेरी नाइस। दैट्स राइट। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हाँ। अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता है ना, फिर आप जैसे भी होंगे ना, आप अपने आप को कैरी कर लेंगे। आजकल इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है कि मैं अपने आप को ब्रांड बनाऊं? पुराने वक्तों में हम देखते थे कोई लोग या ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करते थे तो कर जाते थे, लेकिन आजकल हर बंदा इस कोशिश में है कि मैं ब्रांड कैसे बन सकता हूं। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर हम कॉर्पोरेट्स में जाएं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे जाएं, तो वहाँ पे आजकल एक टर्म बहुत यूज़ होती है, उसे कहते हैं टैलेंट एक्विजिशन, ठीक है। अब टैलेंट का मतलब ये है समबडी who is top of the level। एक्विजिशन का मतलब है एक्वायर करना, एक्वायर का मतलब है ख़रीदना, ठीक है ना। और एक्वायर करते हैं आप महंगी चीज़ें, आप घर ख़रीदते हैं, आप गाड़ी ख़रीदते हैं, ठीक है। तो अब इसलिए जब बहुत से लोग, नेचुरली हम में से 80% लोग तो यही चाहते हैं कि हम जॉब करें, तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो अल्टीमेटली उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने आप को एज ए टैलेंट, का मतलब यह है कि समबडी हु इज़ डिस्टिंग्विश्ड, दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। अगर मैं आसानी की एग्जांपल दूं आपको, तो टांगे में जुतने वाला घोड़ा और रेस में दौड़ने वाले घोड़े में फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये जो आप लोग बनना चाह रहे हैं ना, वो रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है, जो दूर से नज़र आता है, उसकी कद काट, उसकी चाल, उसका स्टाइल, उसके बाल नज़र आ रहे होते हैं। फिर वो जब ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो फिर उसके नखरे भी बर्दाश्त होते हैं, ठीक है ना। उस पर सवारी भी नहीं करते, उसे कुश्ते भी खिलाते हैं, उसकी मालिश भी करते हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एस्थेटिक्स पे जा रही है, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं? आप, आई एम सॉरी टू यू दिस, आजकल आरपीआर, क्या पीआरपी और हाइलोरॉनिक एसिड हो गया, वो क्या है? फिर क्यों है? पहले क्यों नहीं था? पहले पॉन्ड की एक क्रीम थी, रात को आप लगा लेते थे। क्यों है? इसलिए कि हर कोई शख्स इस वक्त खूबसूरत नज़र आना चाह रहा है, ठीक है। और इसके लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो एस्थेटिक्स है, ठीक है। आप सन ब्लॉक लगाते हैं, आप बाकी जो है वो क्या कहते हैं, रंग गोरा करने वाली क्रीम्स लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि ये हर शख्स, हर एक का हक है कि वो खूबसूरत नज़र आए। तो खूबसूरत क्यों बनते हैं? बिकॉज आप बाकियों से डिस्टिंग्विश होंगे। अगर डिस्टिंग्विश होंगे तो नेचुरली आप ब्रांड होंगे, ब्रांड दूर से पहचाना जाता है ना। सो इसलिए लोग करते हैं, बिकॉज आजकल वो जो फिजिकल अपीयरेंस इज़ बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेचुरली आपके कपड़े जो हैं, ठीक है। आजकल कोई आप देखें तो लोग जो है वो डॉकर्स पहन रहे हैं और पोलो पहन रहे हैं, ऑल दैट, इवन एट द ऑफिसेज एज वेल, लूफर्स पहनते हैं, नो शो सॉक्स पहनते हैं। वाई दे आर वेयरिंग इट? बिकॉज दे वॉन्ट टू बी डिस्टिंग्विश। यार देख, उसने जो है ना वो सॉक्स भी नहीं पहनी, इसकी आज डॉकर्स बड़े कमाल की है। आप करते हैं ना कमेंट्स, तो एवरीबडी वुड लाइक कि मेरी भी तारीफ की जाए। याद रखिएगा, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती पसंद करता है। बेशक बेशक। तो इसलिए मेरा हक है कि मैं खूबसूरत नजर आऊँ। हर बंदा चाहता है वो यस, खूबसूरत व्हाई लगे। नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। लेकिन हमारे ऑफिस में हम अक्सर देखते हैं, पाकिस्तान में ये अलमिया है कि
कुलीग्स को देख लें या फिर बॉसेस को देख लें, ऑल हम्म, बॉसेस को देख लें, हाँ, अगर हाँ। हम वो उस तरह से खुद को कैरी नहीं करते। आप इस वक्त पाकिस्तान में जाएं, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है ना, एक से एक नाम होगा, राइट, बहुत से बड़ा ब्रांड होगा। आप किसी इमेज स्टाइलर को या पर्सनालिटी स्टाइलर को ढूंढें, मेरे ख्याल में 2-3 लोग हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ। अच्छा, उनके बारे में कोई नहीं जानता। इसी एक होता यह है कि जैसे जैसे आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करते हैं, ऐसे ऐसे आपकी पर्सनालिटी में तब्दीली आनी चाहिए, ठीक है। मेरा बेटा है, ही इज़ इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, तो जैसे आप कह रही, एक दो दफ़ा मैंने उसको देखा तो उसने को ना बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, ही वॉज वेयरिंग सिंपल जॉगर्स। मैंने कहा वाई यू आर वेयरिंग जॉगर्स? कहता डैड वहाँ सब ऐसे ही पहन के आते हैं। मैंने कहा नहीं, आपको ड्रेस होना है नेक्स्ट पोजीशन के लिए। याद रखें, जिस वक्त तुम्हारे बॉसेस बैठेंगे ना, तो फिर वो हर चीज़ देखेंगे कि वो बोलता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो पहनता कैसे है। पता चला कि आपकी बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि यार इसको ड्रेस सेंस नहीं है। अब जो नेक्स्ट पोजीशन है उसमें ड्रेस सेंस जो है इम्पॉर्टेंट है। तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ठीक है। आपके पास इमेज स्टाइलिंग के या जो है पर्सनैलिटी स्टाइलिंग के कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है, लिहाजा किसी को पता ही नहीं है कि मैंने जो है वो क्या पहनना है और किस तरह से पहनना है और कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। आई नो वन पर्सन जिनके साथ मैंने काम किया है, एंड दैट वाज एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत पढ़े हुए नहीं थे, बट उसका उनके पास ना एक पैशन था अपने आप को एक इमेज बिल्ड करने का। तो आई हैव सीन हिम कि उन्होंने बहुत सी मूवीज़ देखी और उन मूवीज़ के एक्टर्स को देख के अपना एक स्टाइल बिल्ड किया। और अब जब वो स्टाइल बिल्ड कर लिया 2 साल के बाद, so when he was sitting at in any company, तो दूर से नज़र आता कि यार क्या बात है। कोई कह नहीं सकता था कि वो कितना कम पढ़े हुए हैं या क्या है, बट दिस इज़ हाउ। उसने क्या किया, उसने क्रूज़ किए, क्रूज़ में उसने लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन किया, उसने गोल्फ खेली। सी, आप जब इंटरेक्शन लोगों से करते हैं उनसे सीखते भी हैं। बहुत से लोगों में इसलिए भी चेंज नहीं आती कि वो लोगों से नहीं मिलते हैं। I might be learning a lot from you today. I might be learning from the other people जिनसे मेरी अभी तक आप यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो कोई ना कोई सबक आपको मिलता है, ठीक है। वो सबक अच्छा हो या बुरा हो, बट सबक तो है ना, सबक तो है। तो मेरी नॉलेज में इजाफा हो रहा होता है। आप ये देखें कि इस वक्त जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे आते हैं, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि उनके जो कपड़े हैं वो बहुत एवरेज होते हैं, ठीक है। 1000 रुपये के करीब उनकी एक बर्गर की डील आती है, अच्छा, ठीक है। और आजकल अगर आप देखें तो सेल के अंदर 1000 रुपये की शर्ट आ जाती है। अगर वो 3 से 4 अपने मील्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, दे कैन हैव सम वेरी नाइस काइंड ऑफ द क्लॉथ्स एज वेल। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस। सो अपने वार्डरोब पे काम करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्रांड हमेशा वो होता है, वो जिसको कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, वही बिकता है। सो सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, ठीक है। और उससे इम्पॉर्टेंट है कि यू आल्सो हैव टू वर्क ऑन योर करैक्टर एज वेल। कोई वैल्यूज़ तो हो ना, कोई प्रिंसिपल तो हो, ताकि जब आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो यू शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट कि यार मैं ये भी कर लेता, राइट। सो यू शुड वर्क ऑन टू इट। बहुत सिंपल है, अपने काम से, अपने अंदाज से, अपने लिबास से यू हैव टू बी डिफरेंट। तो तभी आप डिस्टिंग्विश होंगे, वरना आप डिस्टिंग्विश होंगे नहीं, राइट। ब्रांड क्या करते हैं? ब्रांड अपनी कोई कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, अपना एक पंच लाइन बनाते हैं, ठीक है। नाइके जस्ट डू इट, ठीक है जी। नोकिया कनेक्टिंग पीपल, राइट। फिंगर लिकिंग एक्सपीरियंस, KFC। देखा, मैंने को नहीं बोला, आपने बोला ना, ठीक है। और फिर आप देखें कि टॉप ब्रांड्स में 2 रंग मिलेंगे आपको, एक लाल और एक पीला, LV में डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रांड बनना है तो फिर डिस्टिंग्विश करो। बेशक पर्सनालिटी से करो, लिबास से करो, स्टाइल से करो, अपने काम से करो। ये जो अब्दुल सत्तार ईदी की हम बात कर रहे हैं, ये काम से है ना, उन्होंने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया। सैलानी वेलफेयर ने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया लोगों को खाना खिलाने पे, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको मुख्तलिफ होना है, आपको डिस्टिंग्विश होना है, आपको प्रोमिनेंट होना है, फिर आप ब्रांड बनेंगे। ऐसे कीमत नहीं बनती। सर, कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनमें एटिकेट्स नहीं होते, मैनर्स नहीं होते, आदतें अच्छी नहीं होती।
बहुत बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। हमारे यहाँ पे ना अनफॉर्चुनेटली शायद हम बहुत ज़्यादा कोई सिविलाइज्ड नेशन नहीं है, टू वेरी प्रिसाइज। हमें कटसी नहीं है। हाउ मेनी पीपल से थैंक यू, हाउ मेनी पीपल से जो सॉरी। दुनिया में सबसे ज़्यादा लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है ओके और उसके बाद थैंक यू है। और थम्स अप, हमारा रूड थम्स होना। अप, हाँ रूड होना है, लेकिन वो अपनी अपनी आपकी क्या कहते हैं कल्चरल वेरिएशन है। हाँ, कहीं पे वो इंटरप्रिटेशन। जैसे फर्ज करें उल्लू कहीं पे बेवकूफ़ है, उल्लू कहीं पे अक्लमंद है। हाँ, किसी सिविलाइजेशन में डिफरेंट है, किसी में डिफरेंट है। तो इस तरह से जो आप बात कर रही हो ना कि हम जो रूड है, मैनर्स नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ये जो हमारा बच्चों का पहला 5 साल है ना, 5 ईयर्स, दुनिया में कहीं इसको एलिमेंट्री कहते हैं ना, उसके बाद मिडल आता है, फिर हाई स्कूल आता है, ठीक है। 5वीं क्लास तक, 5th तक इज़ योर एलिमेंट्री। फिर आपके पास 6 to 8 आपके पास जो है मिडल है, और फिर 9 से 12 जो है वो आपका हाई स्कूल। पूरी दुनिया में अगर आप कहीं से भी उनका वो उठा के देख लें सिलेबस, तो उसमें पहले 3 से 4-5 साल उनको मैनरिज्म सिखाए जाते हैं, ठीक है। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, आपकी कैसे आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, कैसे आप अच्छा हमसाया बन सकते हैं, कैसे आप अच्छे बच्चे बन सकते हैं, ये उनको सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि ये जो पीरियड है आपका, उस पीरियड में हम उस बेचारे की को जो है ना वो इतनी किताबें लगा देते हैं कि व्हील चेयर है। फिर हमारे जो घर हैं, याद रखिएगा, अब मेरे जो फादर थे वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, फिर मेरी अगली जनरेशन आई तो थोड़े पढ़े लिखे लगे। आज के जो पेरेंट्स हैं वो डेफिनेटली बहुत पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो लिहाजा वो इस तरह की मैनरिज्म एंड एटिकेट्स बच्चों को बताते हैं। मसलन मैंने, यकीन कीजिएगा, सीट बेल्ट जो है वो अपने बेटे के कहने पे बांधनी सीखी। अच्छा। वाई? बिकॉज वो जिस स्कूल में आता, नेचुरली वो एक टॉप स्कूल में से आया, तो जब भी बैठता था वो सीट बेल्ट लगाता था, मैं नहीं लगाता था। बट व्हेन आई लुक्ड एट हिम, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मैनरिज्म कहाँ से सीखी है? स्कूल से सीखी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि याद रखिएगा कि इस वक्त टोटल जो आपके पास स्कूल्स अवेलेबल हैं उनमें से शायद लेस देन 10% है जो कि प्राइवेट है, बाकी तो सारे गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो इस तरह से कोई नहीं सिखाएगा ना आपको। वहाँ पे सिखाया जाएगा कि तुमने कैसे मिस को कैसे बिहेव करना है, तुमने चेयर को कैसे पीछे करना है, तुमने क्लास में एंटर कैसे होना है, ऑल दिस इज़ द ट्रेजेडी। और लेट मी टेल यू, द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ वी आर हैविंग इज़ द लैक ऑफ कर्टेसी। इसीलिए याद रखें कि इस वक्त बहुत सी हमारी जो लेबर बाहर जा रही है ना, उनको लोग पसंद नहीं कर रहे। अभी आपको पता होगा सऊदीया ने और यूएई गवर्नमेंट ने बाकायदा कहा है कि वी डोंट वांट योर एचआर रिसोर्सेज। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग एन एटीट्यूड इशू। सबसे बड़ी एटीट्यूड इशू क्या है? कर्टेसी। इट इज़ अ कर्टेसी दैट मैं अगर कहीं से पेट्रोल डलवा रहा हूँ तो मैं उसको थैंक यू तो करूँ। मैं कहीं पे वेटर आके मुझे यहाँ पे अगर कोई मुझे सर्व कर रहा है उसका मैं थैंक्स तो करूँ। और मैं आपको बता दूँ, वो जितना मर्जी अनपढ़ हो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। एक ज़माने में मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं रिक्शे का इस्तेमाल करता था, तो जब मैं घर पहुँचता था तो मैंने उसे कहा थैंक यू। आपको पता है 5 में से 4 रिक्शा ड्राइवर ने कहा यू आर वेलकम। क्या बात है, चेंज ऑफ पैराडाइम है ना। मेरा तो ख्याल था इसको आता ही नहीं होगा, मैंने उसको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, उसने भी आगे से थैंक यू कहा। बड़े बनने का ख्वाब सबका होता है लेकिन सोच ब्रांड वाली नहीं होती। देखिए, ब्रांड आप क्यों खरीदते हैं? व्हेन यू टॉक अबाउट मर्सीज, तो मर्सिडीज़ जो है गाड़ी, तो आप क्या खरीदते हैं? आप वहाँ पे जो है वो लग्जरी खरीदते हैं। आप जब रोलेक्स खरीदते हैं तो प्रिसीजन खरीदते हैं, एक्यूरेसी ऑफ द टाइम लेते हैं, ठीक है। आप जब पॉर्शे लेते हैं तो आप स्टाइल खरीदते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए यार मेरे में कौन सी ऐसी बात है, मेरे साथ भी तो टैग लाइन लगाए ना कोई ना कोई, राइट। तो टैग लाइन जब लगेगी तो फिर ब्रांड बनेगा। और ये जितने ब्रांड्स हैं इस तरह से नहीं बने, कोई शेप से बना है, कोई डिज़ाइन से बना है, ठीक है। किसी ने टेक्नोलॉजी भी बनाया है, टेस्ला इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, राइट। सो इसका मतलब ये कि मेरे में कुछ ना कुछ तो मुख्तलिफ होगा, तो बाकियों से मैं मुख्तलिफ होऊंगा, राइट। सो ब्रांड मैं तभी बनूंगा जिस वक्त मैं एज ए कंप्लीट पैकेज के तौर पे अपने आप को लूँगा और अपनी एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करूँगा जो कि किसी और के पास नहीं होगी, एक ऐसी एडवांटेज। सर, विकी कौशल को आपने देखा होगा। जी जी। लोग अक्सर एग्जांपल्स देते हैं कि जब विकी कौशल को कटरीना कैफ मिल सकती है तो मुझे तो बहुत अच्छी कोई भी खूबसूरत बीवी मिल जाएगी।
लेकिन विकी कौशल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जितने रिस्पेक्टफुल वो अपने बीवी के लिए हैं, जितने केयरफुल हैं और जितने ओबीडियंट हैं, कोई भी लड़की ये चाहेगी कि मेरा शौहर ऐसा ही हो, ठीक है। और फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया है, उनके 6 पैक्स, उनकी पर्सनालिटी देख के, अभी जो उनका गाना आया था उसंतरे तौबा तौबा, जो उन्होंने डांस मूव्स किए, सभी उनके दीवाने हो गए। तो उनके पास पर्सनालिटी भी है, एटिकेट्स भी है, कर्टिसी भी है। देखिए, मैं आपकी जो समझा हूँ उसकी बात पे, वो आजिज़ी है, वो हम्बलनेस है, वो ह्यूमिलिटी है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो अल्लाह ताला मुझे कुछ दे तो मैं उतना ही ज़्यादा आजिज़ होना शुरू हो जाऊँ। ये जो आप रिस्पेक्ट की बात कर रही हैं, जो है ये कब कैसे आती है? ये तब आती है जब मेरे में आजिज़ी आती है, ऐसे नहीं होता। अभी अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम और भी हो रहा है हमारे यहाँ पे। ज़्यादातर बच्चे जो हैं दे आर मोर इन्वॉल्व टेक्निकली, मोर इनटू द लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग टेक्नोलॉजी में। और मुझे सबसे बड़ा चैलेंज जो नज़र आता है आने वाले वक्त में कि वो इमोशनली डिप्राइव्ड होंगे। वाई? बिकॉज 24 घंटे में 18 घंटे वो अपने लैपटॉप के साथ या उसकी स्क्रीन से रिलेटेड है, विच मीन दैट दे आर नॉट हैविंग द ह्यूमन इंटरेक्शन राइट नाउ। नंबर 2, उनका किसी के साथ वर्बल इंटरेक्शन नहीं है। ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो बेस कर रही है टेक्सटिंग के ऊपर। आप जितने मर्ज़ी इमोजी डाल लें उसमें इमोशंस नहीं आ सकते। तो मुझे जो लगता है कि जो अगली जनरेशन्स आ रही हैं वो इमोशनली शायद बहुत डिप्राइव्ड होंगी, ठीक है ना, वो इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगी। और यही सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है, जिसकी वजह से कि जो आप बात कर रही हैं, द कनेक्शन बिटवीन द टू पीपल, ख़ास तौर पे अगर हम मियाँ बीवी की बात करें, वो क्यों हो रहा है? जब मैं किसी से मिल ही नहीं रहा, मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने रिस्पेक्ट कैसे देनी है या मैंने किस तरह से उसको एक्सेप्ट करना है या कैसे बुलाना है, तो फिर मुझे कैसे, आप मुझे बताइए कि मुझे रिस्पेक्ट आएगी? ये भी एक चैलेंज है। मतलब आप कुएं के मेंढक बने हुए, हाँ, 4 दीवारी में आप फंसे हुए और आपको लगता है जो है बस ये है, यही मेरी दुनिया देखिए आपने जो ये देखिए कौन किसको देख के कॉन्शियस हो रहा है, ठीक है, कि मैं भी जाके 6 पैक्स बनाऊं। अभी आपने जिक्र किया, आपने सबसे पहले जो बात की वो 6 पैक्स बनाए हुए, ठीक है ना। तो जब वो कपड़े पहनता है 6 पैक्स पहन के या सामने से गला खोल के डांस करता है तो पीपल वुड लव टू सी हिम। सो क्या आपके ख्याल में नहीं आता कि आई शुड आल्सो बी लाइक दिस? बढ़ गए हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि कॉन्शियसनेस अबाउट द हेल्थ एंड फिटनेस इंक्रीज़ की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप देखें कि अब तो एक महल्ले में को 5-5 6-6 आपको जो है फिटनेस सेंटर्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बनाऊं कि मैं किसी को इम्प्रेस कर सकूं। फिर अगर आप में अल्लाह ताला की तरफ से खूबसूरती भी आ जाती है, जिस्म भी अच्छा बना लिया, सब कुछ हो गया, तो फिर मेरे में आजिज़ी कैसे आनी है, कर्टसी कैसे आनी? मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ यही है कि हम कर्टियस नहीं हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह इंटॉलरेंस है। किसी को टॉलरेट ही नहीं करना आपने। तो आपके सवाल का जवाब बहुत सिंपल है कि जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे मियाँ बीवी की आपने एग्जांपल दी है, आई पर्सनली फील उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितनी रिस्पेक्ट आप किसी को देंगे उतनी रिस्पेक्ट आप लेंगे। तो मतलब ये 2 वे है। अगर आप एक बंदा ये सोच रहा है कि अगला बंदा मुझे रिस्पेक्ट दे लेकिन मैं ना दूं, तो ऐसा नहीं चल सकता, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकेगा, बिकॉज ये टिट फॉर टैट है ना। बात ये, फिर लोग सीखते भी हैं। देखिए मैं लाइक आई एम टीचर, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कर्टसी सीखें, और कर्टसी तब आती है जब आप हम्बलनेस आती है, जब आप बिल्कुल अपने आप को नीचे महसूस करते हैं। तो जब आप किसी भी आते हुए उसको गार्ड को सलाम करते हैं, हाथ में लाते हैं या गले लगते हैं ना, तो फिर आप में जो है ना वो कर्टसी आती है, उस पर रिस्पेक्ट आती है। आप यकीन करें, आप इस तरह से बिहेव करके देख लें अपने किसी भी अपने इस ऑफिस में किसी भी सर्वेंट को, या आप करके देख लें, आप देखें वो आपको आइंदा कैसे बुलाएगा। आप उसके देखने का अंदाज देखिएगा अपने आप को, उसमें इतनी उसके अंदर वो बदलाव आएगा। हो नहीं सकता। ये आप जैसे हैं आप वैसे ही अगले को बना सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है।
कि आप तो चाहें कि जी मैं रूड हो जाऊं और कोई मेरी रिस्पेक्ट करे, नहीं करेगा, मुंह पे कर लेगा शायद, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, अंदरूनी नहीं होगी, अंदर से नहीं होगी, इंट्रिंसिक नहीं होगी। सर बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस, गलतफहमियां भी होती हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? मसलन किस तरह की गलत मतलब अगला बंदा बैठा है, वो खुद ही सोच रहा है कि इसने अगर मुझे ऐसे देखा है तो ये तो इसने मुझे गलत देखा है, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए था, या हम अच्छा, बात कर रहे हैं वो गलत इंटरप्रेट कर रहे अच्छा, हैं। वो जो आप बात करी ना, वो परसेप्शन की वजह से है। हाँ। अगर मैं परसेप्शन को डिफाइन करूं वैसे सर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब है द वे आई लुक एट द थिंग्स नॉट एज दे आर, जैसा मैं देखना चाहता हूं मैं वैसा देखता हूं। इसका मतलब है कि वो क्या है, वो परसेप्शन इज मेरी ऐनक है, ठीक है, जिससे मैं देख रहा हूं। अब वो ऐनक कैसे बनी है? वो ऐनक मेरे तजर्बों से बनी है। अगर मैं किसी के बारे में ये देख रहा हूँ ना, ये मुझे गलत अंदाज में देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने किसी को गलत अंदाज में देखा, तभी पहचाना ना मैंने उसको। यस यस, मेरी अम्मी कहती हैं जो कि शरीफ लोग होते हैं, हाँ, उनको पूरी दुनिया शरीफ लगती है। हाँ, वो सोचते ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कभी उसने ऐसा किया ही नहीं किया ही किसी नहीं के साथ। होता। एब्सोल्युटली राइट। तो ये इट इज़ बेस्ड ऑन परसेप्शन, और याद रखिएगा परसेप्शन डेफिनेटली आपकी जो है वो मेंटल साइकोलॉजिकल उससे रिलेट करती है। तो इन माय व्यू हो ही नहीं सकता। जैसे वो कहती हैं, आपकी मदर कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं, जब मैंने किसी को ऐसे नहीं देखा तो फिर कैसे हो सकता है? आपको पता है कि फीमेल में बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है, वो एकदम से पहचान लेती हैं कि इसकी नज़र कैसी है, राइट? सो आई थिंक इट कैन बी डन वेरी इजीली। ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन है। अच्छा, कुछ लोगों को अपनी स्ट्रेंथ्स का पता ही नहीं होता है, हाँ, इम्पोस्टर yes, सिंड्रोम yes. होता है, मतलब वो अपने आप को हमेशा सेल्फ डाउट में रखते हैं, तो वो ठीक है। कैसे अपने आप को एम्ब्रेस कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये एक स्टेट ऑफ डिनाइल है। अच्छा, मैंने इसके बिकॉज यू नो आई एम ए ट्रेनर एज वेल, तो मैं बहुत सी अपने सेशंस के ऊपर लोगों से ये पूछता हूँ कि आप में से कोई भी एक जो 1 महीने में सिर्फ 15 मिनट के लिए एक दफ़ा अपने बारे में सोचता हो। हार्डली कोई हाथ खड़ा करता है, और मेरा ख्याल है जो खड़ा भी करता है उसको नहीं पता होता हाथ खड़ा करने का कि मैंने कहा है उसको। इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने आप को नहीं जानते। वी डोंट नो आवरसेल्फ। जब मैं अपने आप को जानता ही नहीं हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं है, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है जी, मुझे ये नहीं पता कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, यू नो मेरे एम्बिशंस क्या हैं, मेरे एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है, मेरा पोटेंशियल क्या है। तो वो बेचारा फिर क्या करेगा? वो तो डिनाइल में रहेगा ना, चूँकि आई डोंट नो कि मेरे में है क्या। आई कैन टेल यू कि ये तो खैर बहुत सी अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अब आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है, ठीक है। अगर वो आइडेंटिफाई कर लें किसी प्रोसेस के थ्रू तो पता चल जाता है। व्हेन आई डोंट नो माई सेल्फ तो देन आई विल ऑलवेज बी इन डाउट। डाउट तभी क्लियर होगा जब आपके पास नॉलेज होगी, नॉलेज तभी आएगी जब इंफॉर्मेशन होगी। सो इफ आई विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ देन आई विल बी हैविंग द नॉलेज, तो फिर मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस आएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो आज का ज़माना है या आने वाला ज़माना है, जो भी है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो कॉन्फिडेंस होगा। इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, आप दुनिया में कामयाब नहीं हो सकेंगे, कुछ भी कर लें। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम you are bound to be a failure. Why? Because you don't know yourself and you don't have that confidence. क्या कोई बात नहीं, I can face it. This is important. तो मतलब आपकी स्किल एंड एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी जितना कॉन्फिडेंस करेगी? Absolutely right. देखिए, आपने एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया इस वक्त मुझसे, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये बात यहाँ पे हाईलाइट करूँ कि हमारे यहाँ पे वालिदैन, ये मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, और वो इस वक्त शायद 5वीं क्लास में है या 6ठी क्लास में है। इसका मतलब है कि 2022 में 2024 में कहीं जाके वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा आफ्टर द ग्रेजुएशन। आप मुझे ये बताइए कि जितनी तेज़ी से इस वक्त बदल रहा है, 2040 में उस वक्त कौन से प्रोफेशंस होंगे? डू यू थिंक कि AI के आने के बाद आपके पास डॉक्टर्स होंगे? यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब क्या है? आप अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दे दें कि वो उस कॉन्फिडेंस की वजह से जितने भी उस वक्त उसके हर्डल्स आते हैं वो उन हर्डल्स को ओवरकम कर लें, राइट? इस वक्त भी अगर हम देखें तो जो आप सीख रहे हैं, शायद वो जो पाकिस्तान में इस वक्त हम सीख रहे हैं, तालीम की बात कर रहा हूँ, वो इररेलेवेंट है इस वक्त। मतलब जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली वो कहीं है ही नहीं। तालीम और तरबियत इकट्ठी होती है, ठीक है, एजुकेशन एंड ग्रूमिंग।
ग्रूमिंग आती है स्किल से, कम्युनिकेशन मेरा कितना अच्छा है, ठीक है, मेरी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, ये आपकी स्किल्स हैं। हमारे यहाँ पे जो एम्फेसिस है वो है थ्योरी के ऊपर, राइट, जबकि जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे कॉन्फिडेंस देगा, वो कॉन्फिडेंस मुझे देगा मेरा जो मैंने स्किल सीखी हैं। जब हमारे बच्चे अच्छा CGPA लेकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे जो पहला उसका जो जजमेंट होती है या उसकी असेसमेंट होती है वो होती है लर्नेबिलिटी के ऊपर, तुम कितना सीख सकते हो। फिर नंबर 2 होती है उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर, थर्ड होती है उसके कम्युनिकेशन के ऊपर, एंड फिर देन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सारे 1 by 1 आ जाते हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर मेरे में कॉन्फिडेंस होगा, मैं अपने बारे में जानता हूँगा, तो मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा, राइट। और अगर मेरे में सब कुछ है एंड आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, then it's very difficult that I can accept those challenges and can overcome those challenges. मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है सर। एक ही स्कूल से एक ही क्लास में पढ़े हुए बच्चे निकलते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो कि फेलियर्स होते हैं लेकिन वो बिजनेस टाइकून बन जाते हैं। Absolutely जो टॉपर्स होते हैं वो 9 to 5 ही जॉब कर रहे हैं। वो क्यों पता है आपको क्यों? Why? Because they are street smart. They are having multiple skills. वो खाली अपना पूरा दिन जो है ना उसको नहीं देख रहे होते। आई एम सॉरी, मैं ये बात क्लेम कर रहा हूँ कि दुनिया की जितनी सक्सेस स्टोरी हैं वो सारी ड्रॉप आउट्स की हैं। वो क्यों है? इसलिए कि वो उनको मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द स्किल। वो ये काम भी करेंगे, वो ये भी करेंगे, वो ये भी करेंगे, पढ़ेंगे बट ये भी करेंगे। तो शायद पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बाकी स्किल्स या बाकी उनकी जो नॉलेज है वो इतनी डाइवर्स हो जाती है कि अल्टीमेटली दे गेन द कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो अक्सर जगहों पे वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं। हाँ। इसीलिए हो जाते हैं कि दे नो अ लॉट, दे आर रिफ्लेक्टिंग द कॉन्फिडेंस। इस वक्त एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस पे काम करें, दैट हाउ वी हैव टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। हमारे यहाँ पे उल्टा है, हम बच्चे को इंटरनल एग्जाम्स में इसलिए कम ग्रेड देते हैं ताकि वो ज़्यादा मेहनत करके एक्सटर्नल का एग्ज़ाम पास करे। दिस इज़ वन डायमेंशन। अदर डायमेंशन ये है कि जब आपको बार बार आप उसको लो ग्रेड देंगे, उसका कॉन्फिडेंस ही शैटर हो जाएगा। जाहिर सी बात है। तो वो फिर क्या करेगा, वहाँ भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो देयर इज ए हमारे यहाँ पैराडाइम शिफ्ट, सोच की तब्दीली की बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ। सर कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और ये रिसर्च से भी साबित हुआ है। तो वो कौन सी बॉडी लैंग्वेज टिप्स आप दे सकते हैं लोगों को, जिससे हम अगर किसी रूम में एंटर हो, जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो क्या वो टिप्स हो सकती हैं, बॉडी लैंग्वेज क्यूज हो सकते हैं? देखें, जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात करती हैं, मैंने फिर यही कहा कि अगर आप इफ़ यू वांट टू बी नोटिस्ड तो आपको फिर हर डायमेंशन से नोटिस होना चाहिए, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी से भी होना चाहिए, आपके कपड़ों से भी होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ द कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, देखिए ना, मैंने अगर 10 लोगों ने ऑर्थोडॉक्स कलर्स पहने हैं एंड आई एम वेयरिंग लाइक बेबी पिंक कलर की टी शर्ट पहन के आता हूँ, एंड इट्स वेरी, मुझे पता है कि मुझे अच्छी लगती है, तो आई विल बी डिस्टिंग्विश देयर एज वेल। फिर उसके बाद किस अंदाज में आप आते हैं, आप किस तरह चल रहे हैं, आप किस तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, आपके शोल्डर किधर हैं, आपका सर कहाँ पे है, आई कांटेक्ट बहुत मैटर आई करता है। कांटेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह की लोगों को सेंटिमेंट्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप किस तरह की एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हो एंड नोबडी कैन नोटिस यू व्हेन यू आर एंटरिंग, ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन तो कुछ सेकंड्स का ही होता है, right, उसको हम कैसे पॉजिटिव दे सकते हैं अगले को? एक बड़ी खूबसूरत किताब है, ब्लिंक है, उसमें वो कहता है कि व्हेनेवर यू आर सीइंग समवन यू हैव टू क्रिएट अ स्नैप जजमेंट, ऐसे करके। सो पहले 5 से 6 सेकंड में आपकी जो है वो एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। हाँ। अच्छा, बहुत से लोग जब ये इम्प्रेशन लेते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, वो आपके हेयर स्टाइल को देखते हैं, वो आपके चेहरे को देखते हैं, वो आपके कपड़ों को देखते हैं, और ये सारे एलिमेंट मिल के फिर आपकी एक जो है वो पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं। अगर ये सारे आपस में एक दूसरे को सनर्जाइज कर रहे हैं, या फ़र्ज़ कीजिए उनके साथ मिले हुए हैं और एक दूसरे को ऑगमेंट कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि माई इम्प्रेशन हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप ज़हनी तौर पे इतने ही मजबूत हैं जितने जिस्मानी तौर पे हैं, और आप जिस्मानी तौर पे उतने ही मजबूत हैं जितने आप ज़हनी तौर पे हैं।
तो ये आपस में डायरेक्टली आप समझे प्रोपोर्शनल है। हाँ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप में एनर्जी आए तो देन यू नीड टू वर्क ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस, राइट। अब आई एम विद ड्यू रिस्पेक्ट, वी डोंट केयर अबाउट आवरसेल्फ। अगर आप बाहर कभी किसी कंट्री में जाएं तो 12 बाई 12 के एक कमरे में ना एक बेड होगा और उसके साथ एक एक्सरसाइज की साइकिल होगी। और जो डाइटरी हैबिट्स हमारी हैं, ख़ास तौर पे लाहौरियों की हैं, हाँ। वो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो मैं खा के और आई एम नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज तो मेरी बॉडी की शेप क्या होगी। सी तो आपकी अपीयरेंस में आपकी बॉडी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इफ़ आई एम हैविंग ए मस्कुलर बॉडी एंड आई एम पुटिंग सम टाइम इन जिम एंड एक्सरसाइज एंड समवेयर, तो वो वैसे भी आपकी स्किन पे वो रेडिएट करती है वो एनर्जी जो कि आप वहाँ से कैरी करके आते हैं जब आप अपनी फिज़िकल अपीयरेंस पे जो है वो काम करना चाहते हैं। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि वो जो एनर्जी है, वो जो फर्स्ट है, वो तब आएगा जब आपके चेहरे पे भी एक वो कहते हैं ना हेल्दी किस्म के कलर्स होंगे। तो हेल्दी कलर्स जो है ना वो सोने से तो नहीं आते या खाली खाने से नहीं आते। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम मे बी इन अ जिम एंड समवेयर जिस पे आप करते हैं। और उसमें ट्रेजेडी हमारे साथ ये है कि हम क्यों नहीं करते हैं, मेरे यंग लोग क्यों नहीं करते हैं। वी हैव द लैक, हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं हैं। हमारी नेबरिंग कंट्री में अगर आप जाके देखें तो वहाँ पे जितने भी उनके टॉप हीरोज़ हैं, they all have a six packs, they all have the muscular body. So what they have created the role models. सिद्धार्थ मल्होत्रा, शाहरुख खान, सलमान मैं नाम खान। नहीं लेना चाह रहा था बट आपने बिल्कुल सही कहा। और वो सारे 50s में आ गए बट स्टिल दे आर फिजिकली वेरी फिट। सो अगर वो वाली एक अपीयरेंस आपकी आती है जहाँ पे कि 10 लोग मैं देख रहा हूँ कि दे आर नॉट फिजिकली वेरी फिट, राइट, और उनके चेहरे पे वो चमक ही नहीं है, तो फिर जब वो आएगा एक, तो जब उसके चेहरे की चमक आएगी तो वो उसको ऑटोमेटिकली एनर्जी रेडिएट करेगी और अटेंशन को लेगी। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। कहते हैं कि अगर इंसान खुश रहे तो उसके चेहरे पे ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाता है। यस, बहुत ही कमाल की बात आपने कर दी। और खुशी कैसे आती है? खुशी आती है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। हमारे यहाँ पे ट्रेजेडी ये है कि हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, मैं आई विल नॉट से कि क्या क्या हो रहा है, सबको पता है। अल्टीमेटली वो हमें क्या करता है कि वो हमारे कॉन्फिडेंस को शैटर करता है, वो हमें एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लगता है। हमें ये समझ नहीं आती है हमारा जो एक वो हमारा एम्बिशियस होना है उसको वो उसकी हर्डल्स होती हैं, राइट। तो मुश्किल काम है टू बी वेरी प्रिसाइसली आजकल के वक्त में पॉजिटिव होना। बट वो जो आप बात कर रही हैं, जो अगर आप में पॉजिटिविटी है तो इसका मतलब ये है कि आप हर सिचुएशन में खुश हो जाएंगे। और इसका जो प्राइमरी आजकल कहते हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इट्स नथिंग। इमोशनल इंटेलिजेंस इज व्हेन यू अडैप्ट टू एनी सिचुएशन विद ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। मैं किसी डेफिनेशन की बात नहीं करता, ये मेरा अपना एक एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खुशी है वो जो अंदर से आती है वो तभी आएगी जब अंदरूनी तौर पे इमोशनली आप जो है वो पॉजिटिव होंगे और आप समझेंगे कोई इशू नहीं यार, ये होता है, अल्टीमेटली हर चीज़ अच्छी होगी, राइट। और होता भी है। आप ये देखें कि जब आप बहुत सोचते हैं कि कुछ पॉजिटिव हो जाएगा तो हो जाता है। हाँ। हमारी नेशन में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत है, और उसकी शायद प्राइमरी रीज़न ये है कि हमारे में टॉलरेंस बहुत कम है। अगर हमारे में टॉलरेंस नहीं है तो कोई भी फिनोमेना, कोई भी इवेंट मुझे अफेक्ट करता है और वो मेरी खुशी को अफेक्ट करता है, राइट। एक तो प्राइमरी रीज़न ये है। नंबर 2, हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जहाँ जो हमें खुशियाँ दे सके। मसलन आज के बच्चों को अगर हम देखें तो उनके पास क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं? दे डोंट हैव एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। उन्होंने अगर कोई गेम भी खेलनी है तो वो भी उन्होंने उस पर खेलनी है सेल फोन पे या एक्सबॉक्स पे, जिस पे भी खेलनी है। although they have to do some physical part of it, when you are physically अपने आप को exert कर रहे होते हैं तो automatically you are having a lot of energy as well, और वो एनर्जी फिर आपके चेहरे से नज़र आती है मुस्कुराहट में। फिर एक मैंने बहुत से अपने प्रोग्राम्स में ये कहा है कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ ये है कि हम हंसना भूल गए, वी डोंट स्माइल। सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शन किसी के साथ करने का सिर्फ एक ही है, वो है स्माइल। और आप पूरे दिन में जितने लोगों को मिलती हैं आप देखिएगा हाउ मैनी ऑफ देम आर स्माइलिंग, दे आर हार्डली एनी परसेंटेज।
और विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी की एक जो स्माइल है वो दूसरे को भी हंसने पे मजबूर कर देती है। याद है कि इन्फेक्शियस है, मैं कहता हूँ ये ना इन्फेक्शियस फैलती है। मैं हंसूँ आप ना फंसें, ये हो नहीं सकता। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने खुशी लेनी है तो हंसना सीखें, अगर हंसना चाहते हैं तो फिर बर्दाश्त करना सीखें, राइट। तो आप अगर ये करेंगे तो खुशी वैसे ही आ जाएगी। सर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई इंसान बहुत पॉजिटिव हो लेकिन आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो नेगेटिव लोगों से भरी हुई है, उस सराउंडिंग में बंदा कैसे पॉजिटिव रह सकता है? आप थक भी जाते हो ना एक पॉइंट पे आके। हाँ, अगर तो आपकी वो जो खुशी है वो अंदरूनी है और आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है तो आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो नेगेटिव नहीं कर सकती। मैंने अभी भी आपसे यही कहा कि मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे इर्द गिर्द के हालात, मे बी माई सर्कमस्टांसेस, दे ऑल आर अफेक्टिंग मी कि मैं खुश ना हूँ। लेकिन अगर मैं उसी हालात में खुश होता हूँ, आप सोच सकती हैं कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाऊँगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब ही ये है कि जितना मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा उतना ही मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा, मैं इतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। आई ऑलवेज से कि आज मैं अगर आपके साथ यहाँ बैठा हूँ या मैं अपनी लाइफ के इस वक्त जिस लेवल पे हूँ, मैं कभी भी यहाँ ना होता अगर मेरे में ये जो है ना कॉन्फिडेंस ना होता या पॉजिटिविटी ना होती। मेरे इर्द गिर्द आप अंधेरा कर दें, मुझे कहीं ना कहीं से रोशनी की तरह नज़र आ जाएगी। ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड वो होता है जो आप बचपन से बिल्ड करते हैं। देखिए हमारी ज़िंदगी में ना डोंट्स बहुत है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलां नहीं करना। माँ बाप भी यही करते हैं ना, ये नहीं करना, फलां नहीं करना। तो जब वो डोंट्स आते हैं ना तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है या एटीट्यूड है वो नेगेटिविटी पे जाता है। जब नेगेटिविटी पे जाता है तो फिर यू डोंट स्माइल। व्हेन यू डोंट स्माइल यू आर नॉट हैप्पी। फिर इस ज़िंदगी में गुजारने की वजह क्या है? वाई यू आर इन दिस लाइफ देन? यू आर हेयर फॉर अ मिजरी ओनली? नो, यू आर हेयर टू बी हैप्पी। ये इसलिए बनाई गई है। तो आई थिंक खुश होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है ना सर? ऐसा होता है ना कि आप किसी इंसान से कभी भी नहीं मिले हैं, कभी भी नहीं आपका कोई ताल्लुक रहा है उससे, कोई कनेक्शन कम्युनिकेशन नहीं हुई, लेकिन वो जब आता है तो आपको ऑटोमेटिकली कोई नेगेटिव एक फ्रिक्वेंसी आती है कि आपको वो बंदा अच्छा नहीं लगता, अच्छी वाइब नहीं आती। ये क्यों होता है? अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि ऐसे लोगों के अच्छे दोस्त होते भी नहीं है। अच्छा, देखें आपके पास जब कोई नेगेटिव आदमी आएगा और ये कहेगा जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं होना, कोई मुस्तकबिल नहीं है, बाहर चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसके पास बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, राइट। सो आप हमेशा से वो कंपनी चाहती हैं जो आपको पॉजिटिविटी दिखाता हो। ठीक है ना। ये जो वो कहते हैं ना कि आपका खुश होना जो है वो आपके हालात से नहीं है, वो आपकी सोच से है। तो वो जो लोग आपके पास नेगेटिविटी लेकर आते हैं वो बज़ाते खुद अपने आप को मज़लूम हाईलाइट करते हैं। देखें कोई भी जब कोई चैलेंज आपको आता है, मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, मैं चैलेंज का वर्ड यूज़ करता हूँ, आई एम मोर पॉजिटिव पर्सन। तो जब आपके पास कोई चैलेंज आता है ना, आपका दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप मज़लूम हो जाएं या आप खुददार हो जाएं। मज़लूम वो होता है जो नेगेटिव होता है, खुददार वो होता है जो पॉजिटिव होता है। खुददार क्या कहता है, यार कोई बात नहीं, जब वो वक़्त नहीं रहा तो ये वक़्त भी नहीं रहेगा। सो इसलिए जो नेगेटिव आपके पास आता है, अगर आप खुद मज़लूम हैं तो फिर आप उसके साथ बैठ के मिल के रोएंगे। अगर आप खुददार हैं तो कहेंगे नहीं यार कोई इशू नहीं है, वक़्त वो नहीं रहा था तो वक़्त ये भी नहीं रहेगा और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। सर कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो खुद तो डरती हैं, अगले को भी डराती हैं सिचुएशन में, ऐसा ना करो, ये हो जाएगा, वो ना करो, ऐसा हो जाएगा। मुझे पता है ना, मैं बता रहा हूँ तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं। अगला बंदा ऑटोमेटिकली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी आपको इम्पैक्ट कोई पड़े ही ना। नहीं, देखें ये मेरा अपना ये ख्याल है कि ये आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी खुद पॉजिटिव हैं, आप खुद एक मस्बत सोच के साथ हैं, तो आप कहेंगे नहीं यार हो जाएगा। अच्छा हो सकता है कि उसको आप शायद सेटिस्फाई करने के लिए उस वक़्त उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हों, बट ऐसा होगा नहीं। जैसे इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार बस बाहर चले जाओ, ये नहीं रहेगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप सोचिए, आप वो वक़्त याद कीजिए जिस वक़्त पाकिस्तान में कोविड हुआ था या दुनिया में हुआ था, तो कुछ नज़र आता था आपको समझ ही नहीं आती थी कि ये कब ठीक होगा, राइट। एंड अदर नेशंस टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी
कि इसके लिए शायद हमें जो है वो ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, एंड क्रिएटेड वैक्सीन बनी और फिर हम ठीक हो गए। तो इस तरह से जो आप बात कर रही हैं, जब ऐसा कोई शख्स आता है और ऐसी बातें करता है, वो तभी करेगा अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रही होंगी। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होंगी, वो आपको कभी नेगेटिव नहीं कर सकते। जब बात होती है ना कभी के पॉजिटिव एटीट्यूड को जो है आप कैसे अपना सकते हैं, इसी में इसका जवाब भी है, मैं भी आपको बताता हूँ। तो पहला उसकी शर्त ये है कि आप जो है ना अपने माजी से डिटैच हो जाए, माजी को याद नहीं रखें, ठीक है। चूँकि याद रखिएगा, माजी जो है ना वो सिर्फ सबक सीखने के लिए, वो याद करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो गुजर चुका है। अगर मैं 24 घंटे में 24 घंटे भी सोचूंगा ना तो वो माजी बदल नहीं सकेगा। आपने कहाँ रहना है, इस हाल में रहना है, द वे वी आर टॉकिंग। तो यहाँ पे आपका टाइम गुजर रहा है, 1 सेकेंड 2-3 सेकेंड गुजर रहे हैं, पहली बात। सेकेंड, यू नीड टू हैव द न्यू हैबिट्स एज वेल। ये याद रखिएगा हम कौन हैं। वी फर्स्ट वी क्रिएट द हैबिट्स एंड देन हैबिट्स क्रिएट अस। हम आज अपनी आदतों का मजमूआ है। मैं देर से सोता हूँ, मेरी आदत है। मैं नाश्ता नहीं करता, मेरी आदत है। मैं खाना नहीं खाता, मेरी आदत है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि प्लीज़ लीव द कंपनी ऑफ द नेगेटिव पीपल। वो खुद तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही रहे हैं ना, वो तुम्हारी भी करेंगे, राइट। एक वक्त आएगा जब आपके बार बार कोई वो आपको बार बार आपके कान में ये बताता जाए गलत है, गलत है, गलत है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप जो है ना वो समझना शुरू कर देंगे कि बाकी गलत है। सी, तो ऐसे लोगों की कंपनी में मत रहे। वो आते हैं, वो बैठते हैं, आप छोड़ के चले जाएं। अच्छा, हो सकता है जो आपके दिमाग में है, आई थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ, हो सकता है कि आप ये कहीं कोई रिलेटिव है, ठीक है, कोई बड़ी क्लोज फैमिली मेम्बर है, यस। तो ट्राई टू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, चूँकि अल्टीमेटली जिस तरह से वो बातें करेंगे, या फिर आप इतने स्ट्रांगली उनको आर्गूमेंट्स दें कि उनको समझ आ जाए कि इसको मैं ख़राब नहीं कर सकता। आपके ऑफिस में बहुत से लोग होंगे, आपके घर में बहुत से लोग होंगे, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे इस तरह की नेगेटिविटी की बात करते होंगे। सो ट्राई टू अवॉइड दैम, ट्राई टू अवॉइड दैम। और अगर आप उनको फेस करते भी हैं तो फिर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ हो कि ये जो मर्जी कह दें मुझे ख़राब नहीं कर सकते। रोलेक्स की एक प्राइस होती है, जी 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 तो जी। अपनी प्राइस बंदा कैसे बना सकता है? देखिए, आप जिन पर्सनालिटीज़ की बात करती हैं, मेरा अपना ख्याल है कि चूँकि मैं कोई पॉलिटिकल वो देना नहीं चाहता, बट इन माय व्यू कायदे आज़म इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। जिस तरह उन्होंने अपने पे काम किया, या उसके बाद आप अब्दुलसत्तार ईदी को देख लें। अगर हम चले जाएं से अबाउट इंटरनेशनली भी, तो वहाँ पे भी लोगों ने अपने काम से अपने आप को जो है वो ब्रांड बनाया। स्टीव जॉब को आप देख लें, बिल गेट्स को आप देख लें, हाउ दे हैव डन इट बिकॉज दे क्रिएटेड समथिंग, राइट। सो मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर मैं कोई मैसेज देना चाहूँ अपनी यूथ को, तो वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने बारे में जाने, और जानने का मतलब है सेल्फ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जो है ना डीपली नोइंग ईच अदर, डीपली नोइंग योर सेल्फ। कैसे सीखेंगे आप? आई शुड नो माई सेल्फ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। जब मैं अपने आप को इन चारों पैरामीटर पे या डायमेंशंस पे समझूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, मैंने आज तक क्या हासिल किया है, मेरी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये सब मुझे पता होगा, तो तभी मैं अपने आप में कोई चेंज ला सकूंगा ना। अगर मुझे पता ही नहीं तो मैं चेंज कैसे लेकर आऊँगा अपने। तो पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड नो योर सेल्फ, नंबर 1। नंबर 2, यू मस्ट वर्क ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस। ये नहीं है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा ही बना दिया है तो यार बस ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। क्या दुनिया में जो आपकी टॉप की फैशन मॉडल्स हैं, क्या वो निग्रो नहीं है? यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब ये है कि रंग का सफ़ेद या काला होने से कुछ नहीं होता। आप अपने आप को कैसे ग्रूम करते हैं फिजिकली, दैट इज़ गोइंग टू ऐड द वैल्यू। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी चाल ढाल, एटिकेट्स और मैनरिज्म पे काम करें, ठीक है। यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट कि मैं ऐसे तो नहीं चलता ऐसे से करके, मैं कैसे अपने आप को क्या, ये वो बॉडी लैंग्वेज जिसकी आप बात कर रही हैं। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आई मस्ट वर्क ऑन माई क्लॉथ्स, कपड़ों पे काम करना चाहिए मुझे।
लेकिन अगर कोई बंदा महंगे कपड़े ही अफोर्ड ना कर सके, वो क्या करे? सॉरी, मैंने आपसे अभी कहा कि मेरी जो वार्डरोब है इस वक्त, हो सकता है कि अगर आप उसकी फेस वैल्यू पे जाएं तो शायद कोई 5 लाख रुपए की होगी, लेकिन शायद मैंने उसको 1.5 लाख में लिया हुआ है, बिकॉज आई लुक फॉर द सेल्स, आई लुक फ्रॉम वेयर आई कैन गेट ए गुड बारगेन, राइट? मैं वहाँ से ख़रीदता हूँ ना। तो ये नहीं हो सकता कोई अफोर्ड ना कर सके, ये पॉसिबल नहीं है। देयर आर सो मैनी, अगर मेरे में वो एक विल है तो फिर मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट एज वेल, राइट? आई एम फ्रॉम फार्मास्यूटिकल्स। मुझे याद है मैंने जो पहली कंपनी ज्वाइन की तो उनकी एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस हुआ, तो आई वॉज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट ड्रेसमैन ऑफ द ईयर। मुझे पता ही नहीं था कोई ऐसा होता भी है, बट आई हैड माई दैट काइंड ऑफ एन इंस्टिंक्ट कि मुझे अपने कपड़े कैसे पहनने और कैसे नहीं पहनने। तो इसलिए जो आप वाली बात है, ये मैं इस पे, अगर आप चाहते हैं किसी लाइफस्टाइल में तो उसमें कोई हर्डल नहीं हो सकती। आप अपने खाने के पैसे बचा के ले लें। उसकी वजह है कि याद रखिएगा, आप घर पे क्या खा रहे हैं कोई नहीं देख रहा, आप जो पहन रहे हैं ना वो हर कोई देख रहा है। इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी में जो वैल्यू एडिशन है वो कपड़े की है, वो खाने की नहीं है, राइट? सो इन माई व्यू ये नहीं है, तो आप अपने उस पर भी काम करें। एंड यू शुड आल्सो वर्क ऑन योर पैशन एज वेल। ये जो मैंने आपसे बात की थी ना, एनर्जी पहले आती है, ऑरा है, वो पैशन है। दुनिया में कोई भी शख्स जो है वो किसी ढीले आदमी को पसंद नहीं करता। दे वांट समवन यार जिसके बातों से पता चलता हो कि उसके अंदर से एनर्जी आ रही है, राइट? उसमें पैशन है कुछ करने का। एंड प्लीज़ रिमेंबर, दुनिया की जितनी टॉप सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो ना तो एजुकेशन बेस्ड हैं, ना क्वालिफिकेशन बेस्ड हैं, ना स्किल बेस्ड हैं, वो पैशन बेस्ड है। अगर आप बहुत से लोग अगर पैशन हो और उनके पास वो वेट ट्रेनिंग ना हो तो वो क्या कहते हैं, घी के डब्बों से बना लेते हैं। यस यस, राइट? इसलिए कि यहाँ पे आग लगी हुई है, पैशन मीन्स आग लगी हुई है, तो वो अगर होगा तो हो जाएगा। तो इन माई व्यू इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू वर्क ऑन ऑल 4 डायमेंशंस टू बी अ गुड ब्रांड, और अपने आप को डिफ्रेंशिएट करें। आप कोई ऐसा हुनर आप में हो जो किसी में नहीं है, राइट? या आपके अंदर कोई ऐसी एक एंगल हो जो किसी और के पास नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं हीरा हूँ तो हीरे की कीमत तराशने से बनती है। तो ये जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं पर्सनालिटी में, प्रेजेंटेशन में, पैकेजिंग में, तो ये बेसिकली तराशने के एंगल हैं, ताकि आपकी रोशनी, आप ज़्यादा रोशन नज़र आए। हीरा तो शायद हर कोई होगा, लेकिन हीरे के तराशने पे कीमत बढ़ती है, पॉलिश करने में बढ़ती है, उस पे नहीं बढ़ती। तो उसको पॉलिश करेंगे आप, ऑटोमेटिकली ब्रांड दूर से नजर आएगा, कोई चमकता हुआ है वहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर जी। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।